हेलो बच्चों, जो हमारा पार्ट फर्स्ट था उस पार्ट फर्स्ट में आपको बताया था मैंने कि किस तरह से हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने पर जो कार्य करेंगे उस कार्य की स्थिति हम कैसे प्राप्त करेंगे। उसके लिए हम किस तरह से लघु कार्य की स्थिति निकालकर उसके इंटीग्रल से हम बड़े कार्य का मान निकालने का प्रयास करेंगे। तो हमने किया था। अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 2 में। इस पार्ट नंबर 2 में जाने के लिए हम वहीं पहुंचेंगे उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हमने इसे खत्म किया था, इसे स्टॉप किया था, रोका था। अब देखिए उस पार्ट में जाने के लिए ये हमारा रूप है, मैं इसको जरा सा जूम कर रहा हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो। ये देखिए, ये हमने किया था, ठीक है ना, ये हमने किया था। उसके लिए जो हमारा एक चित्र था उसे आप, हाँ ये देखिए इसको ऊपर, ये देखिए फिगर जो बन रहा है हमारा। इस फिगर में दो कोण बन रहे हैं हमारे, एक कोण θ1 है, एक कोण θ2 है। उसमें हम 1 से 2 तक इसको विस्थापित कर रहे हैं, द्विध्रुव हमारा है। उसके लिए हमने कार्य किया जो मैंने यहाँ पर आपको पार्ट फर्स्ट में दिखाया था, बताया था, पूरा समझाया था। अब उससे आगे मैं चलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पार्ट नंबर 2 देखिए, इस पार्ट 2 में हम समीकरण नंबर 3 ऊपर देखिए, समीकरण 3 ये रखी हुई हमारी dw = p sin θ d θ। इस 3 का मान समीकरण नंबर 4 जो हमारे नीचे बनी हुई समीकरण नंबर 4, इस 4 में रखने का प्रयास करूंगा। देखिए हमें क्या पार्ट मिलेगा। ये 4 है, मैंने जहां पर dw था उसके स्थान पे मान रख दिया। देखिए ये बन गया w = इंटीग्रल, इसे पढ़ते हैं इस तरह से, इंटीग्रल ऑफ लिमिट θ1 to θ2 pe sin θ d θ। ये लिख गया। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, यहां समझने की बात आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे ये मान होते हैं, जो हमारे वैल्यूज होती है, इन वैल्यूज को निकालने के लिए जिनमें होता है इंटीग्रल, हम उन राशियों का ही इंटीग्रल निकाल सकते हैं जो राशियां d के साथ उपस्थित होती है। आपको मोटे तौर पे समझना है कि जो d के साथ है उसी का इंटीग्रल होगा, बाकी राशियां कांस्टेंट रहेंगी, उन्हें बदलाव नहीं होगा, उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर d के साथ केवल थीटा है हमारा, इसलिए जो pe हमारा बनेगा इसमें थीटा नहीं है, यहाँ साइन थीटा में थीटा है, उसका साइन थीटा का केवल इंटीग्रल होगा, बाकी pe हमारे बाहर आ जाएंगे। तो इसको हम जो नियत राशियां हैं उनको बाहर लेकर हमें मिलेगा w = pe इंटीग्रल ऑफ लिमिट θ1 to θ2 sin θ d θ। समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं इसको। अब इस पार्ट में जो हमारा ये हिस्सा बचा है जिसमें इंटीग्रेशन चिन्ह बना हुआ है हमारा, उसको हम सॉल्व करेंगे सूत्र के अनुसार और तब यहां पर मान निकालने का प्रयास करेंगे। अब देखिए चलते हैं आगे। आगे चलने के लिए मैं पहुंचता हूं ऊपर, जो पार्ट का दूसरा है। आपको जरा सा जहां पर ये करा हुआ है मैंने वहां पहुंचता हूं। ये जो पार्ट है हमारा ऊपर, ये देखिए आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। तो समीकरण नंबर 5 है हमारा। इस 5 को जो नीचे मिला था हमको, इसको हम हल करेंगे। तो w = p तो हमारा ऐसे कांस्टेंट था, लेकिन इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा d थीटा को हम यहां पर सूत्र इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा d थीटा = -cos थीटा, ये सूत्र होता है, ये सूत्र है आपका, इसे आपने लर्न भी करना है, याद करना है। तो इस सूत्र के अनुसार जहां पर है साइन वहां पर हो जाएगा कॉस, थीटा के स्थान पर थीटा ही रहेगा हमारा, और चिन्ह रहेगा माइनस, उसको यहां पर शो कर दिया हमने। लेकिन लिमिट्स का इस सूत्र से कोई जिक्र नहीं होता हमारा, इस लिमिट को हमें अलग ही शो करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो इस पार्ट का तो हो गया सूत्र के द्वारा बदलाव। तो ये बन गया w = p -cos थीटा, और बाहर से रख दी हमने लिमिट, कौन सी लिमिट, θ1 to θ2, ये बाहर से शो कर देना है हमने। ऐसी राइटिंग करनी है आपने जिससे आप इंटीग्रल की अवस्थाओं को दिखा सकें।
अब देखिए यहाँ पर इसको हमने शो कर दिया। यहाँ पर जो चिन्ह हमारा माइनस है इससे हम बाहर ले सकते हैं, तो ले लिया इसको हमने, क्योंकि उसमें बदलाव तो होना नहीं है हमारा। W इक्वल टू माइनस PE cos थीटा θ1 टू θ2, ये लिमिट हमारी बन रही है। अब यहाँ पर लिमिट का प्रयोग करते हैं। इसके लिए भी एक लिमिट नियम है हमारा, जो हमारी लिमिट्स रहती हैं, इन लिमिट्स में जो हमारी अपर लिमिट होती है उस लिमिट को हम पहले यूज करते हैं, जो हमारी लोअर लिमिट होती है उसको हम बाद में यूज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन करते कहां है यूज भाई? हमेशा यूज वहां करते हैं जहां हमें डी के साथ उपस्थित राशि मिलती है, अर्थात वह राशि जैसे उसमें लिखा हुआ देखिए ऊपर, जिसमें ऊपर हमने लिखा हुआ है कि जो हमारी राशि है, ये देखिए जो हमारी ये राशि है, इस राशि में जो थीटा राशि थी हमारी, ये थीटा ही डी के साथ था, इसी का ही इंटीग्रल हुआ और इसी के स्थान पे हम लिमिट्स को प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो उस राशि, जो राशि डी के साथ है, उस डी के साथ वाली राशि, जो राशि के स्थान पर ही हम लिमिट को रख के पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट रखकर परिणामी निकालने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, तो मैं जूम करता हूं इसको जिससे आपको आइडिया बन जाए और आप क्लियर देख सकें इसको। जो हमारा ये वाला पार्ट है, देखिए मैंने लिखा हुआ सूत्र, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उस सीमा हमारी क्या है? θ2। निम्न क्या सीमा हमारी? θ1। जो जहां से चलते हैं वो निम्न सीमा, जहां पहुंच रहे हैं लास्ट में उच्च सीमा, ठीक है ना। तो दोनों पहले अपर लिमिट से बोलते हैं उच्च सीमा, तो cos थीटा के स्थान पे θ2 बन गया हमारा, माइनस लोअर लिमिट cos θ1, जहां थीटा था उसके स्थान पे θ1 शो कर दिया हमने, ठीक है। तो ये मान मिल गया हमको यहाँ पर। अब इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, हमने सरल से सॉल्व कर दिया। लेकिन अब सॉल्व करने के पश्चात सूत्र ये भी सही है हमारा, किन्हीं बुक्स में आपको सूत्र ये मिल जाएगा, तो आपको डाउट नहीं करना है, समस्या नहीं करनी है, आपको डरना नहीं है। किसी आपको क्या मिलेगा कि हम इससे माइनस कॉमन लेके, हम चाहते हैं कि ये माइनस ना आए यहाँ पर, हम चाहते हैं गायब हो जाए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनसे माइनस कॉमन लेते हैं, उस माइनस से इसे काट देते हैं। तो मैं ऋणात्मक चिन्ह को कॉमन ले रहा हूं, ओवेनिस्ट ले रहा हूं, तो जो ये माइनस यहां से आएगा उसका यहां गुणा होकर ये प्लस बन जाएगा, प्लस हो गया। लेकिन जो राशि हमारी यहां पर है, इनमें जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस, जो माइनस है हो जाएगा प्लस। तो cos θ1 पहले, प्लस वाला θ2 बाद में आ जाएगा। तो ध्यान देना है आपको, जब हमारे सूत्र में जहां हम देख रहे हैं यदि पहले माइनस है तो आपको अवश्य ही cos का θ2 पहले मिलेगा, और यदि आपके पहले प्लस है तो आपको cos का θ1 पहले मिलेगा। इसलिए आपको डाउट नहीं करना है, जहां आपको जैसा रूप मिल रहा होगा आप उससे लेकर मान निकालने का प्रयास कर सकते हैं। मैं नंबर 6 की अवस्था को सही मानता हूं, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह हमारा ऋणात्मक नहीं है, पूरी तरह से व्यवस्थित रूप हमको मिल रहा है। लेकिन इस 6 के द्वारा हम विभिन्न अवस्थाएं, जो भी स्थिति रहेगी हमारी, उन अवस्थाओं के लिए जो विस्थापन करेंगे हम, कोणीय विस्थापन, उन सभी के मान को हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। अब 1 चाहे जैसी स्थिति हो, 2 चाहे जैसी स्थिति हो, उसे यहां पर आकर हम परिणाम में निकाल सकते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं हम, ये क्या है हमारा सूत्र, कार्य का व्यापक सूत्र। कार्य का व्यापक सूत्र मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल फॉर्मूला, जो हर जगह यूज होगा। व्यापक सूत्र हमारा बन रहा है, इससे हम विभिन्न अवस्थाएं इसकी ज्ञात कर सकते हैं। तो नंबर 6 हमारा व्यंजक है, जिसे हमने प्राप्त कर लिया। लेकिन इस व्यंजक के साथ साथ अब इसमें कुछ अवस्था होती है, एक अवस्था हमारी बनती है जो अक्सर एग्जाम में आती है, हमारी मुख्य अवस्था है ये हमें ध्यान देना है। इस स्थिति में क्या होता है, कोई खास नहीं है हमारी स्थिति ये है। पहले आप इसके लिए जाएंगे फिगर में, जो हमारा फिगर है, फिगर, इस फिगर में यदि हमारा ये द्विध्रुव जो है वो पहले ऐसी पोजीशन में है, ऐसे रखा हुआ है, और तब बाद में इसको हमने ऐसे किसी कोण से विस्थापित कर दिया है, तो जब ऐसे रहेगा तो कोण क्या रहेगा भाई? कोण 0 रहेगा, है ना, क्योंकि दोनों समांतर है ऐसी स्थिति में कोण, क्योंकि यदि यहां से उठ रहा है तभी तो कोण बन रहा है हमारा। जब ये द्विध्रुव ऐसा रहेगा तो इसकी दिशा समांतर रहेगी, तो ये कोण 0 रहेगा, और जब ऐसा रहेगा तो कोई भी कोण माना थीटा रहेगा। यदि पहली स्थिति हमारी ऐसे बन जाए
यदि द्विध्रुव इसे बोलते हैं हम साम्य अवस्था, मूल अवस्था या साम्य अवस्था ही कहलाती है हमारी, है ना। और बाकी अवस्थाएं विस्थापन की अवस्था। तो देखिए इस चित्र के अनुसार यहां पर जो हमारी स्थिति बनेगी, इस स्थिति में जो हमारा रूप है, इसमें हम यदि द्विध्रुव को पहले साम्य अवस्था में रखें, पहले द्विध्रुव साम्य अवस्था में, तो थीटा 1 हमारा 0 डिग्री, और तब उसे थीटा कोण से घुमाएं, मतलब थीटा 2 हमारा थीटा बन गया, तो कोणीय विस्थापन होने पर हमें जो कार्य मिलेगा, उस कार्य के लिए समीकरण 6 जो ने अभी निकाला था, समीकरण 6 जो ऊपर किया था हमने क्वेश्चन नंबर 6, वो देखिए इस 6 में मान रखकर जहां पर थीटा 1 है उसके स्थान पे 0, जहां थीटा 2 है उसके स्थान पे थीटा रखने के पश्चात हम यहां पर इस तरह से परिणामी प्राप्त करेंगे। W इक्वल टू P cos 0 डिग्री माइनस cos थीटा, देन W इक्वल टू PE 1 माइनस cos थीटा। इस समीकरण नंबर 7 मान लिया। ये 1 क्यों हो गई? क्योंकि हम जानते हैं कि cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, तो इस सूत्र के, इस नियम के द्वारा इस कार्य का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक नया रूप हमारा बन रहा है, जिसमें हमको साम्य अवस्था से द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाने पर कार्य की अवस्था मिलेगी। और जो पहली स्थिति हमारी, उसमें किसी भी कोण के लिए में घुमाने पर के लिए हमें चाहे पहला कोण थीटा 1 हो, कोई भी कोण नंबर 2 थीटा 2 हो, कोई भी कोण, तो ऐसी स्थिति में निकालने के लिए, जैसे स्थिति बन रखी हमारी 1 कोई भी हो 2 कोई भी हो, हम इसके लिए किसी भी कोण के लिए परिणाम निकालना चाहें तो हम समीकरण नंबर 6 जो हमारा 6 क्वेश्चन है, उस 6 के द्वारा इस्तेमाल को, ये 6 जो बन रहा है हमारा ऊपर, इस 6 के द्वारा हम इसका परिणामी प्राप्त कर लेंगे। तो ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं यदि हम इसको सही ढंग से समझ जाएं, तो ये बहुत इजी रहता है और अक्सर एग्जाम में आ जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि यदि हम चाहें इसको करना, तो आपको समझने के लिए, सीखने के लिए दोनों जो हमारे पार्ट हैं, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, दोनों को मिलाकर साथ देखना होगा, जिससे आपकी सारी अवस्थाएं समझ जाएं। बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। मैंने आपको एक डेरिवेशन दिया, आज के लिए सिखाया आपको कि किस तरह से आप द्विध्रुव को एक समान क्षेत्र में घुमाने पर किए गए कार्य का मान ज्ञात कर लेंगे। इसमें आपको ध्यान वहां देना है जहां हम समाकल निकालते हैं। तो बताया मैंने कि लघु अवस्थाएं हम क्यों निकालते हैं, समाकल हम क्यों कर रहे हैं, समाकल निकालने के पश्चात जो हम लिमिट लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, और लास्ट में हम परिणामी जो निकालते हैं, जो व्यापक मान मिलता है, उस मान में हम कैसे बदलाव करने के पश्चात दूसरे सूत्र को भी निकालने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियोस लगातार मिलते रहें। और आप यदि कोई डाउट होता है, समस्या होती है, तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य अपना कमेंट भी लिखें, जिससे मैं इसे सुधार कर सकूं और आपको और अच्छी सामग्रियां प्रदान कर सकूं। थैंक यू, बाय।